हेलो गाइस। आज हम अपना एक वीडियो लेक्चर लाए हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल में। ठीक है, तो जो पीरियड डी फर्मेट थे वो एक 1958 में एक प्रिंसिपल लाए थे जिसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया प्रोपिगेशन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए गाइस समझते हैं कि क्या है फर्मेट्स प्रिंसिपल। Fermat's principle is an independent principle in optics which explain the principle of light. Sorry, the propagation of light. Okay, तो जो Fermat's principle है वो ऑप्टिक्स में एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल है, यानी कि वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। विच एक्सप्लेन द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, जो कि लाइट के प्रोपिगेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, यानी कि ये टोटली बेस्ड है प्रोपिगेशन ऑफ लाइट पर। तो स्टूडेंट इतना समझ गए होंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, एंड ये जो फर्मेट्स प्रिंसिपल है वो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल है ऑप्टिक्स में। तो चलिए गाइस आगे मूव करते हैं। ये तो खाली हमने एक बेस बनाया है, आगे देखते हैं कि फर्मेट्स प्रिंसिपल को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें ऑप्टिकल पाथ को समझना होगा, और ऑप्टिकल पाथ को हम डिनोट करते हैं डेल से, या रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। तो चलिए गाइस इसको समझने से पहले हम ज्योमेट्रिकल पाथ को समझेंगे, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन ऑप्टिकल पाथ। तो चलिए गाइस समझते हैं कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल पाथ। The geometrical path between two points is the actual distance traveled by light between two points. Okay, तो जो geometrical path होता है स्टूडेंट्स किसी भी दो पॉइंट के बीच का, दो पॉइंट का बीच की डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रेवल कर रही है वही होती है ज्योमेट्रिकल पाथ। तो हम देखेंगे कि ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ से एक लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुँचती है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं गाइज ज्योमेट्रिकल पाथ। ओके, सो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल पाथ सिंपली क्या होता है कि लाइट जिन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ट्रेवल करती है वो एक्चुअल होनी चाहिए एक्चुअली। सो द ज्योमेट्रिकल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट बिटवीन टू पॉइंट्स। समझ गए होंगे। तो चलिए गाइज अब हम समझते हैं ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज, सॉरी गाइज ये आपको साफ नहीं दिख रहा है बट मैं बता देती हूँ कि ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यानी कि जो ऑप्टिकल पाथ है, ऑप्टिकल पाथ इज डेल, ऑप्टिकल पाथ जो है वो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्योमेट्रिकल पाथ का। तो गाइज यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल पाथ है उसे डिफाइन किया जा रहा है। ओके, तो गाइज जो एक्स है वो ज्योमेट्रिकल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो म्यू है, और म्यू जो है वह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से, और जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पाथ है वो है एक्स। ज्योमेट्रिकल पाथ क्या था कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है दो पॉइंट्स के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ। तो यहाँ पर देख लीजिए, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्स इज ज्योमेट्रिकल पाथ।
अब देखते हैं कि फर्मेट के प्रिंसिपल से पहले क्या हमारी जो मतलब क्या चीज़ें अज्यूम की गई थी, तो इसको देखेंगे. सो इट इज अज्यूम्ड दैट द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along the shortest path which can be explained with the helping of reflection. ओके, तो हम अभी गाइज रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं और आगे हम रिफ्रैक्शन के लिए देखेंगे. अभी हम रिफ्लेक्शन के लिए देख रहे हैं. तो फर्मेट्स प्रिंसिपल से पहले ये अज्यूम किया जाता था कि जो लाइट है वो उस लाइट जो है वो उस पाथ पे ट्रेवल करती है. ध्यान से सुनिए, लाइट उस पाथ से उस पाथ में ट्रेवल करती है जो कि शॉर्ट हो, यानी शॉर्टेस्ट पाथ पर ट्रेवल करती है. और इसको हम रिफ्लेक्शन के हेल्प से भी देखना, हम इससे क्या करेंगे, समझेंगे. तो चलिए इसको देखते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं क्या है. तो देखिए गाइस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑप्टिकल प्लेन है. ठीक है, ये ऑप्टिकल प्लेन है एक. ठीक, और यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी में लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई, और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई है. ठीक है, तो ए से बी में यहाँ पर इंसिडेंट हुई और बी से सी में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. तो पहली कंडीशन ये है. ठीक है, तो देख लीजिए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी डैश. चलिए इसे देख लेते हैं एक बार ध्यान से. ए से बी में हमारी जो रे है वो इंसिडेंट हुई और बी से सी में हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई. और एक कंडीशन और देखेंगे गाइस कि ए से बी में आई और हमने इसको एक इमेजिनरी मतलब जो हमारी इंसिडेंट रे थी उसे हम पीछे को मूव करते गए, उसे बढ़ाते गए. एक इमेजिनरी जो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है वो है पॉइंट सी डैश. ओके, सो पॉइंट सी डैश पे आकर के अब गाइस ए बी, सॉरी एक मिनट, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी डैश, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी एंड ए बी प्लस बी सी डैश बोथ आर इक्वल टू ए सी डैश. ठीक है, दोनों दो ए सी डैश के इक्वल है ना, यानी कि ए बी प्लस बी सी और ए बी प्लस बी सी डैश बोथ आर इक्वल टू ए सी डैश. ओके, अब हम आगे देखेंगे. उसके बाद हम एक और हम रे लेते हैं जो कि ए से ई में इंसिडेंट होती है और ई से होते हुए सी में रिफ्लेक्ट हो जाती है. और इस ई से होते हुए जो हमारी इंसिडेंट रे थी जो कि ए से ई में इंसिडेंट हुई थी उसको पॉइंट सी डैश से मिला देते हैं. तो गाइज इस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि जो ए ई है, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी डैश इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, सॉरी, ए ई प्लस ई सी एंड ए ई प्लस ई सी डैश इज ग्रेटर देन ए सी डैश. ए सी डैश से बड़ा है. बोलिए, अब खुद ही देख लीजिए गाइस कि जो ये डिस्टेंस है वो इन दोनों के डिस्टेंस के एडिशन या फिर इसके एडिशन से छोटी ही होगी ना. तो ए सी डैश इज लेस देन ए ई प्लस ई सी डैश. एंड सेम एज अगर हम दूसरा एक रे और इंसिडेंट कराएंगे हम यहाँ पर ए एफ, ए से एफ एक हमारा इमेजिनरी रे है और ये भी एफ से सी की ओर रिफ्लेक्ट हो गई है. ए से पॉइंट एफ पर इंसिडेंट हुई और एफ से सी में रिफ्लेक्ट हो गई. तो गाइस जो हमारी ये पॉइंट एफ है इससे हमने एक इमेजिनरी रे हमने सी डैश तक मिलाई. और अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ ए एफ प्लस एफ सी. ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू हमारा होगा ए एफ प्लस एफ सी डैश इज ग्रेटर देन ए सी डैश. अब आप गाइस खुद ही देख लीजिए कि जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से तो बड़ी ही होगी ना,
और ठीक है। तो गाइस यही है, अब देखते हैं कि क्या है इसका। तो ये था रिफ्लेक्शन के केस में, और हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, सॉरी ये था रिफ्रैक्शन, और ये अब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है। सो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। इट इज क्लियर दैट लाइट प्रोपिगेट थ्रू द लॉन्गेस्ट पाथ। अब रिफ्लेक्शन के केस में क्या कह रहा है कि लाइट लॉन्गेस्ट पाथ में ट्रेवल करती है। तो गाइस देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन है जिसमें ए ओ रे इंसिडेंट होती है, और फिर यहाँ से ये हमारा जो नॉर्मल है इसकी तरफ क्या होती है, झुकती है ना, बेंड होती है। किसकी तरफ होती है, जो हमारा नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ एयर टू ग्लास जा रहा है, यानी कि रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम। ओके, तो इस केस में ये बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट पाथ होता है। देखते हैं कैसे होता है। तो ए ओ से ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी। और जो हमारा दूसरा है, यहाँ पर एक पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पर आई और यहाँ से होते हुए, ठीक है, तो ये भी हो जाएगी सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो ए सी। लेकिन गाइस जो ए सी है, जो ये वाला हमारा पाथ है, वो ग्रेटर है इस पाथ से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस कि फर्मेट सजेस्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम और लीस्ट टाइम। तो जो फॉर्मेट का प्रिंसिपल था, उसने यह बोला कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ है, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट टाइम। तो गाइज फर्मेट का कहने का जो मीनिंग था वो ये था कि कोई भी लाइट उस पाथ से होकर जाएगी जो शॉर्टेस्ट टाइम ले, यानी कि टाइम बहुत कम टाइम पर ले। अब गाइज आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक किस में जा रहे हैं, आपको एक नदी में तैरने जाना है, यानी कि आप एक नदी में, आपके पास कुछ कोई आपको एक हमने क्या दी है, एक डेस्टिनी दी है, ठीक है, या आपको एक गोल दिया है कि आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है। तो एक तो पाथ छोटा है लेकिन आपको सीधे तैर के जाना है, और एक लॉन्ग पाथ है, थोड़ा चल के आप थोड़ा तो तैर के जाएंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ कि ये है आपके पास एक क्या है, यहाँ वाटर है, ठीक है, ये एक क्या है, एक रिवर है, इसमें आपको तैर के जाना है। तो यहाँ पर सॉरी जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको यहाँ पर पहुँचना है। तो एक तो ये है, और आप यहाँ पर हैं, ठीक है। एक तो यह है कि आप इतना चलें और यहाँ से तैर के यहाँ तक जाएं, और एक ये है कि आप यहाँ तक चल के आएँ और उसके बाद यहाँ से इतना तैरें। तो ये आपने कम तैरे हैं और ये ज़्यादा। तो गाइस आप लॉन्ग पाथ से होते हुए जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप चल पा रहे हैं, चलने के बाद इतना ही तैरना है, आपको थोड़ी सी डिस्टेंस तैरनी है, तो यहाँ पर आपका टाइम कम लगेगा। और ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा चल के इतना ज़्यादा तैरना है, तो आपको यहाँ पर पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए ये पाथ होने को तो लंबा है और ये शॉर्ट है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा कौन है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम ये वाला पाथ कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो फॉर्मेट थे उन्होंने भी यही कहा था कि जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का प्रिंसिपल है, इसे लीस्ट टाइम से रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए गाइस समझते हैं इनकी डेरिवेशन क्या है। According to Fermat's principle, light travels from one point to another point along that path which required least time. Okay, तो Fermat's principle के अकॉर्डिंग यह है कि जो लाइट है वो उस पाथ में ट्रेवल करेगी जो कि
जिसे लीस्ट टाइम चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए जो कम टाइम ले, हम उस पाथ से ट्रेवल करेगी लाइट। ओके, सो अब हम देखेंगे इसमें पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक पहुंचने के लिए जो हमारा स्पीड है वो है v। सो इन dt टाइम लेंथ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ dl, यानी कि dt टाइम में जो लाइट है वो dl डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो क्या होगा, dt इज इक्वल टू dl अपॉन v। ओके, सो टोटल टाइम देखेंगे, टोटल टाइम के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो p से q में, ठीक, यह है p टू q। ओके, तो t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम p टू q dl अपॉन v एंड अब हम देखेंगे कि इसका तो जो हमारा v था, म्यू इज इक्वल टू होता है हमारा c अपॉन v। ओके, म्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन v। तो यहाँ से जो 1 अपॉन v की वैल्यू है वो आ गई म्यू अपॉन c। तो यहाँ पर म्यू अपॉन c पुट किया 1 अपॉन v की जगह पर, और ये dl तो पहले का है, dl बना रहा। उसके बाद म्यू इंटू dl क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पाथ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकल पाथ डेल अपॉन c। सो t इज इक्वल टू हमें मिल गया डेल अपॉन c, ऑप्टिकल पाथ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। सो c इज कांस्टेंट, c ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल पाथ। ओके, तो ये था बिटवीन p टू q लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। p से q में लाइट ने क्या किया, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया। तो dt ओवर ds क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, इसीलिए अगर हम टाइम को जो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम उसका चेंज देखेंगे तो वो 0 होगा, बिकॉज ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। ओके, अब देखेंगे सिंस टाइम ट्रेवर्स इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ डेल। ओके, ये हमने देख लिया था, t is proportional to del, and hence we can say that light travels along a path having the minimum optical path length। ठीक है, तो ये देख लीजिए, लाइट उस पाथ में ट्रेवल करती है जिसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ कम हो, ये बोल रहा है। अब देखते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, इसकी बात करेंगे। When a light travels between 2 points P and Q, it follows that path which require least time or minimum time। यानी कि पॉइंट P से Q में पहुंचने के लिए लाइट ने उस पाथ को चूज किया जो कि लीस्ट टाइम और मिनिमम टाइम की रिक्वायर करता है। तो dt ओवर ds हमारे क्या था, 0 था, टाइम चेंज इज 0, टाइम इज कांस्टेंट देयर। आगे देखेंगे लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ पाथ हैविंग मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो दो चीज़ें थी, एक तो था कि मिनिमम टाइम या लीस्ट टाइम, और एक है मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक, अब देखेंगे बट इट इज फाउंड that there are a number of cases in which the real path of light is the one for which the time taken is not a minimum but maximum। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जो लाइट होती है वो उस पाथ में ट्रेवल करती है, उस रियल पाथ में ट्रेवल करती है जहाँ पर ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उस पाथ पर जहाँ पर उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है लाइट को, उस पाथ पर ट्रेवल करती है।
अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। इन केस ऑफ स्पेरिकल रिफ्लेक्शन लाइट प्रिफर्स मैक्सिमम टाइम। स्पेरिकल रिफ्लेक्शन पर लाइट जो होती है वो मैक्सिमम टाइम लेती है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर लाइट रे टेक्स द सेम टाइम फॉर ऑल पाथ। और इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर लाइट जो है, लाइट जो इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर है उसमें सेम टाइम लेती है, हर पाथ में इक्वल टाइम लेती है, ठीक है। और तीसरा केस तो फिर देख लीजिए यहाँ पर तीन टाइप के हमारे पास क्या है कंडीशंस आई। एक के लिए मैक्सिमम टाइम, एक के लिए मिनिमम टाइम और एक के लिए इक्वल टाइम ऑलवेज। तो जो मॉडिफाइड फर्मी प्रिंसिपल है वो ये है, देख लीजिए कि अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल travels a path for which compared to all neighboring path the time required the minimum और मैक्सिमम और स्टेशनरी, ठीक है। तो देख लीजिए मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेशनरी तीन के तीन टाइम का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे मूव करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मीट्स प्रिंसिपल। तो इसे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लेन कंसिडर किया है M1 M2, ठीक है। M1 M2 एक प्लेन कंसिडर किया है एंड अ प्लेन PQRS जो कि इसमें परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ठीक है, ओके। एंड a ray of light AO इंसिडेंट एट O is reflect along OB। और एक रे ऑफ लाइट पॉइंट O पर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है OB के थ्रू। और नॉर्मल ON लाई इन द प्लेन PQRS, और जो नॉर्मल ON है वो PQRS प्लेन पर लाई करता है। कंसिडर अनदर रे AO डैश, और जो हमारी दूसरी क्या है रे है AO डैश जो कि O डैश पर रिफ्लेक्ट होकर के B पर पहुंचती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं कि जो OA है वो क्या है, जो OA है वो जो OA डिस्टेंस है वो O डैश A से कम है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख लीजिए जो OA डिस्टेंस है वो O डैश A से कम है, ठीक। तो देखिए OA प्लस OB इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज ऑप्टिकल पाथ ऑफ O। एंड ये देख लीजिए ये इट्स सिंपल। एंड इस हिसाब से गाइस पता चलता है कि जो हमारा ऑप्टिकल पाथ ऑफ O है वो ऑप्टिकल पाथ ऑफ O डैश से छोटा है। सो यहाँ पर फर्स्ट लॉ हमारा प्रूव हो गया है कि फर्स्ट लॉ इज प्रूव दैट इंस्टेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि तीन के तीन जो हमारा इंस्टेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है वो तीन के तीन सेम प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे की तरफ देते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं कि एक हमारे पास प्लेन M1 M2 है और दूसरा प्लेन PQRS जो कि M1 M2 पे
परपेंडिकुलरली हमने रखा है, और यहाँ से पॉइंट ए से ओ में एक रे इंसिडेंट होती है और ओ से बी में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं ओ ए, और पॉइंट बी के हैं डी और बी, क्योंकि जो पी क्यू जो ये डिस्टेंस है वो है डी, और जो ये है वो है बी, और ये है ए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जो ये आर से ओ के बीच की डिस्टेंस है वो एक्स, और ये होगी हमारी एक्स एक्सिस पर जो हमारा दूसरा वाई है वो होगा 0। तो गाइस क्योंकि हमारा पी क्यू डिस्टेंस इक्वल है आर एस के, इसलिए जो हमारा ओ एस है, जो हमारा ओ एस है उसके बीच की डिस्टेंस होगी डी माइनस एक्स। इस टोटल में से इसको घटाएंगे तभी तो हमें ये मिलेगा ना। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया आर एस में से ओ एस को, तो हमें मिल गया डी माइनस एक्स, आर एक्स की डिस्टेंस। तो चलिए गाइस इसे देखते हैं आगे। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल द ऑप्टिकल पाथ, टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो टी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एल अपॉन सी। एल है यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल पाथ, म्यू है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एंड सी क्या है, सी हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर पहले हम एल की डिस्टेंस देखेंगे, तो एल क्या है यहाँ पर, ए ओ प्लस ओ बी, यही तो है ना ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ है ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। ए ओ प्लस ओ बी क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ है, ये एक्चुअल पाथ यही तो है। तो हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ की वैल्यू ये आ जाएगी, एल की वैल्यू, ठीक है, अपॉन सी। तो ए ओ, अब यहाँ पर ए और ओ बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, पता है हमें। तो यहाँ पर हमने इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिस्टेंस निकाल दिया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, और ऐसे ही दूसरा ओ बी की भी डिस्टेंस हमने निकाल दी अपॉन सी। एक बार डायग्राम में आपको दिखाऊंगी मैं इसको, देखिए। ए ओ डिस्टेंस निकालने के लिए ओ में से हम ए यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए का होल स्क्वायर और रूट में, इस तरह से हमने ए ओ की निकाली डिस्टेंस। ऐसे हम ओ बी की निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डी माइनस एक्स, तो हम इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी। तो यहाँ पर इसको खोल लिया हमने इसको, तो ये हमारा इस तरह से। उसके बाद फर्मेट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डी टी ओवर डी एक्स होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हमने डी ओवर डी एक्स हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा, और ऐसे ही सेम एज जो हमारा अंडर रूट डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है 1/2 ये आ जाएगा। और अब एक्स इस टर्म में है तो ये इस तरह से हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ना। उसके बाद क्या हो रहा है, तो हमें इसकी जो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन ये आया और एक दूसरी ये आया, और ये माइनस साइन बिकॉज ऑफ माइनस एक्स था इसलिए माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 आया, तो इस वजह से ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। और उसके बाद हमने इसे इक्वल किया,
हमने यहाँ पर साइन आई की वैल्यू निकाली, ये थी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक हमारा एंगल बनाती है, इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। तो इस ट्राइंगल ए आर और ओ में हम साइन आई निकालेंगे, तो साइन आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो पाइथागोरस थ्योरम है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला से हमने यहाँ पर, ठीक है, ये निकाला। और ऐसे ही साइन आर की वैल्यू भी निकाली, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर से साइन आई इज इक्वल टू साइन आर आ गया, और इट मीन्स दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया है। अब ऐसे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्मिट्स प्रिंसिपल इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडर अ प्लेन सरफेस एस। हमने एक प्लेन सरफेस एस कंसिडर किया है, जो कि ये है, ये प्लेन सरफेस एस है, ठीक है। और उस पे एक परपेंडिकुलर हमारे पास दूसरा है प्लेन, ठीक। जो ये वाला है, जो प्लेन है, जो हमारा सरफेस में जो हमारा प्लेन है, वो जो हमारा ये वाला क्या है, ये वाला जो प्लेन है, इसको दो मीडियम में चेंज करता है। एक है μ1 मीडियम और नीचे है μ2 मीडियम, ठीक। और यहाँ पर एक OA हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारी रे यहाँ पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए जो हमारा नॉर्मल है उसकी तरफ बेंट होती हुई आगे बढ़ती है, तो पॉइंट सी पर पहुँचती है। तो यहाँ ऊपर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और नीचे μ2, और अब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0 a 0, क्योंकि 3D में देखिए 3D में आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 0, ठीक है, और वाई एक्सिस पे a, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, और ये ऊपर a डिस्टेंस पर है y पर, तो ये 0 a, और z तो इसमें है ही नहीं, जेड प्लेन, तो 0। ऐसे ही b के निकालेंगे तो x 0 0, और यहाँ पर पॉइंट k के निकालेंगे तो x 0 z, और पॉइंट c के d b 0। d जो डिस्टेंस है वो है ये वाली डिस्टेंस, तो d b 0। इस तरह से हमने सबके जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकाल दिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो लेट ए एंड सी बी 2 पॉइंट्स लाइंग इन द 2 डिफरेंट मीडियम, और ए और सी क्या हैं, डिफरेंट मीडियम पर लाई करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, ठीक है। और इन द 2 डिफरेंट मीडियम वी मस्ट फाइंड द path from A to C which can be covered by the light from Fermat's principle। फर्मिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा ऑप्टिकल पाथ है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्टिकल पाथ है वो कांस्टेंट, तो डी डेल अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू होगी हमारी, जो x है उसकी वैल्यू होगी ए के प्लस के सी, तो ए के प्लस के सी, और ए के में देखिए ए से के तक आने में μ1 इंडेक्स था, और के से सी में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस a का होल स्क्वायर, और z माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, एंड प्लस अंडर रूट d माइनस x का स्क्वायर, एंड b माइनस 0 का, और 0 माइनस z का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसके डिस्टेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ये भी इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर इस तरह से हम इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा।
तो देख लीजिए, ये जो प्रीवियस था सेम वही है, सेम जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन किया था सेम वही है। बस अब यहाँ पर से हमने जेड कॉमन लिया तो म्यू वन म्यू और जेड जो जीरो हो गया। सो इट मीन्स लाइट रे ट्रेवल थ्रू द सेम प्लेन। क्योंकि जेड क्या हो गया है, जीरो हो गया है, इसलिए इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट रे है वो सेम प्लेन पर ट्रैवल करती है, सेम प्लेन से। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी सेम ये है कि 1 म्यू 2 साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो ये पुराना ही डायग्राम है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, नाउ ऑप्टिकल पाथ फ्रॉम ए टू सी इज, ए से सी में हमारा जो ऑप्टिकल पाथ है वो है ये μ1 AB प्लस μ2 BC। तो यहाँ पर से हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस फार्मूला से, और बी और सी के बीच की डिस्टेंस फार्मूला से हमने निकाला। फिर फ्रॉम फॉर्मेट्स प्रिंसिपल हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से देखे गए ये कंडीशन आती हैं। फिर ये जीरो, फिर इसको जीरो करके तो ये साइन आई की वैल्यू ये साइन आर की, तो ये फिर ये मल्टीप्लाई होकर के इस तरह से गाइज ये हो जाता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे नोट्स की, ठीक है। तो ये है पेज 2 एंड दिस इज पेज 3 एंड दिस इज पेज 4। बहुत हैंग कर रहा है। तो गाइस चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। बाय ऑल ऑफ यू एंड लव यू गाइस।